दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है महाबली शेरा और खूनी तालाब। एक मल्टी स्टार कॉमिक्स है। इसमें आपको राम रहीम भी देखने को मिलेंगे। तो पढ़ते हैं इस कॉमिक्स को। ये अपने समय की बहुत ही जबरदस्त हिट कॉमिक्स है और ये पहली ऐसी कॉमिक्स थी, मनोज कॉमिक्स थी, जिसका रेट 10 रुपए था। उस समय 10 रुपए बहुत ज्यादा होते थे। तो पढ़ते हैं इस कॉमिक्स को, देखते हैं कैसी है। खूनी दानव। रायगढ़ सेंट्रल जेल से एक बार वह उस तरफ गया। चलो टन टन टन। एक भयानक अपराधी किसी प्रकार अपनी कोठरी से बाहर निकलने में सफल हो गया। रुक जाओ वरना गोली मार देंगे, वह रहा। जब तक गोली चलाएंगे तब तक तो मैं दूसरी ओर पहुंच जाऊंगा। जब जेलर ने उस पर चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं देखा, धाए धाए धाए, फायर। परंतु अपराधी सकुशल दूसरी ओर छलांग लगा चुका था। इतनी ऊंचाई से तो मुझे अक्सर ही कूदना पड़ता है। निस्संदेह वह काफी ऊंचाई से कूदने का अभ्यस्त था। तभी तो वह जमीन पर पहुंचते उठकर भाग खड़ा हुआ था। जेलर तुरंत सिपाही हुए साथ जेल से मुख्य द्वार से बाहर निकला और पीछा करो, बचकर जाने न पाए। तभी भागते हुए अपराधी की दृष्टि कुछ दूरी पर खड़ी एक मोटरसाइकिल पर पड़ी। ओह, बन गया काम। किसी तरह मोटरसाइकिल तक सुरक्षित पहुंच जाऊं, फिर इनकी पहुंच से दूर निकलना मुश्किल नहीं। आखिरकार वह मोटरसाइकिल तक सुरक्षित पहुंचने में सफल हो ही गया। दूसरे क्षण उसने बिना लॉक की मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया और तीव्र गति के साथ एक दिशा में दौड़ा दिया। उफ, आखिर निकल ही गया। अब क्या होगा साहब। पीछा करने का कोई मौका नहीं था, इसलिए जेलर ने तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क स्थापित किया। हेलो, मैं रायगढ़ सेंट्रल जेल से जेलर वर्मा बोल रहा हूँ। एक कुख्यात अपराधी माडूंगा जेल से भाग निकला है। वह मोटरसाइकिल पर सवार है, कृपया उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश करें। मोटरसाइकिल का नंबर है MP7512। पुलिस ने तुरंत उसे घेरने की कार्रवाई आरंभ कर दी। तुम जीप लेकर जोरी रोड से आगे बढ़ो और तुम रेलवे रोड से, मैं हार्बर रोड से जाता हूँ, जल्दी करो। यस सर। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन शीतल नगर शिकारी तमाम सीमावर्ती पुलिस चौकियों को भी वायरलेस द्वारा सतर्क कर दिया गया। एक कुख्यात अपराधी माडूंगा जेल से भाग निकला है। तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी जाए। शहर के बाहर जाने वाले तमाम मार्गों की तुरंत नाकेबंदी कर दी गई। खबर मिली है कि सेंट्रल जेल से एक भयानक अपराधी भाग निकला है। वह मोटरसाइकिल नंबर MP7512 पर सवार है। सतर्क रहो। यस सर। काफी दौड़ धूप के पश्चात एक गश्ती पुलिस दल को शहर से बाहर मोटरसाइकिल पर जाता कुख्यात अपराधी माडूंगा दिखाई दिया। सर वह देखिए, एक मोटरसाइकिल सवार। मोटरसाइकिल का नंबर भी शायद वही है। हाँ हाँ, वही भगोड़ा है। ड्राइवर स्पीड तेज करो। यस सर। जब अपराधी माडूंगा की दृष्टि पीछे लगी पुलिस जीप पर पड़ी। ओ फिर पुलिस मेरे पीछे लग गई। अब उन्हें चकमा देना मुश्किल है। अगले क्षण माडूंगा ने स्पीड बढ़ा दी। माडूंगा को स्पीड बढ़ाते देख पुलिस इंस्पेक्टर ने लाउड स्पीकर पर उसे चेतावनी दी। रुक जाओ माडूंगा, अब तुम बचकर नहीं निकल सकोगे। लेकिन माडूंगा ने चेतावनी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और मोटरसाइकिल की स्पीड और बढ़ा दी। कमबख्त ने और भी गति बढ़ा दी। फायर। माडूंगा ने गोलियों से बचने के लिए मोटरसाइकिल एक कच्चे मार्ग पर उतार दी। सर, उसने मोटरसाइकिल कच्चे मार्ग पर डाल दी है। चिंता मत करो, आगे लाल नदी है, अब वह बचकर नहीं निकल पाएगा। वो जब माडूंगा को आगे जाने पर लाल नदी दिखाई दी। अरे बाप रे, मारे गए। नदी आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तभी पुलिस जीप उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंची। वह जल्दी उतरो और पकड़ लो उसे। बुरे फंसे। बचने का सिर्फ एक ही उपाय, किसी तरह नदी को पार कर सामने के जंगलों में पहुंचा जाए। सोचने विचारने का समय नहीं था, इसलिए माडूंगा ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी। अरे वह तो नदी में कूद गया। सभी सिपाही भौचके से किनारे पर ही खड़े रह गए। खड़े क्यों, उसके पीछे जाओ। यदि वह जंगलों में पहुंच गया तो उसे ढूंढ पाना कठिन हो जाएगा। ओह सॉरी सर, मुझे तैरना नहीं आता। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज है। पुलिस जीप में वायरलेस फिट था। इंस्पेक्टर के आदेश पर एक सिपाही पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क जोड़ने की कोशिश करने लगा। हेलो हेलो हेडक्वार्टर। संपर्क स्थापित होते उसने हेडक्वार्टर को सारी स्थिति से अवगत कराना आरंभ कर दिया। उधर माडूंगा ने नदी पार की।
अब कोई चिंता नहीं। फिर वह सामने फैले घने जंगल में प्रविष्ट हो गया। जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। सांझ ढल चुकी थी। काफी देर तक जंगल में लगातार चलते रहने के पश्चात सहसा बिजली की तेज कड़कड़ाहट सुनकर वह ठिठक गया। ओह, मौसम खराब हो गया और रात भी हो गई। मुझे रात काटने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की खोज करनी चाहिए। लेकिन तभी बिजली एक बार पुनः बड़े जोरों से कड़की और कड़कने के साथ ही टूटकर मांडुका पर आ गिरी। आई! मांडुका पुलिस के शिकंजे से तो बच निकला था, लेकिन मौत के शिकंजे से नहीं बच पाया। जंगल में किला। उन्हीं जंगलों में किला था जो खंडरों में बदल चुका था। किसी समय वह रायगढ़ के महाराज सोनार सिंह द्वारा आबाद किया गया था। जब भी उस जंगल में शिकार खेलने आते थे, अपने सैनिकों के साथ वहां आराम किया करते थे। लेकिन उनकी मौत के बाद से जंगल में बना हुआ किला वीरान ही होकर रह गया था। अब शायद ही रायगढ़ के निवासी यह जानते थे कि लाल नदी के पार उन भयानक जंगलों में से कोई किला भी किसी समय रहा होगा। परंतु एक अर्ध पागल वैज्ञानिक प्रोफेसर पोंगल को उस किले के और उसके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि 10 साल पहले वह दुनिया के प्रयास से बचने के लिए वहां आ बसा था। अब वहीं जंगल और खंडर उसका आवास था। लोग उसे खपती प्रोफेसर समझते थे और उसका उपवास उड़ाया करते थे, क्योंकि वह प्राय सबसे यही कहता फिरता था कि वह एक महान वैज्ञानिक है और मुर्दे में प्राण फूकने की औषधि का निर्माण कर रहा है। हा, मुर्दे में जान फूकेंगे प्रोफेसर। हा, सठिया गए। हाँ, उड़ा लो सी। एक दिन तुम सब लोग मेरा लोहा मानोगे। लोगों के उपवास से खिन्न होकर प्रोफेसर पोंगल उन खंडरों में आ बसा था और मुर्दे में प्राण फूकने की औषधि का निर्माण करने का फितूर अपने दिमाग में लिए 10 वर्षों से लगातार उसी प्रयोग में जुटा हुआ था। वाह, फार्मूला कामयाब रहा। मेरी वर्षों की तपस्या रंग दिखा रही है। और आज भी। ओह, औषधि तो तैयार होगी, बस से परीक्षण के लिए एक मुर्दा और चाहिए। परंतु इस जंगल में भला मुर्दा कहाँ मिलेगा। तभी बाहर जोरों से बिजली कड़की और प्रोफेसर पोंगल अपने विचारों से जाकर चौंक उठा। तो मौसम खराब है हो गया। दरवाजे खिड़कियां बंद कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि तेज हवा से मेरी प्रयोगशाला ही उड़ जाए। फिर उसने जल्दी जल्दी खिड़की दरवाजे बंद करने आरंभ कर दिए, लेकिन जैसे उसने अंतिम खिड़की बंद करनी चाहिए, बिजली की तेज कड़क और दूर से आती चीख ने उसे फिर चौंका दिया। ओह, यह चीख कैसी आई। कड़कड़ा। जरूर निकट ही किसी पर बिजली आ गिरी है। चलकर देखो, शायद उसे मदद की जरूरत हो। पता नहीं कौन अभागा होगा और इस भयानक जंगल में न जाने क्यों आया होगा। जब वह एक स्थान पर पहुंचा, वो मर चुका है। शायद यह वही अभागा जिसकी चीख मैंने सुनी थी। वह जला मुर्दा इंसान और कहीं भगोड़ा मुजरिम मांडुका ही था। प्रोफेसर ने उसकी लाश उठाकर कंधे पर डाली और किले की ओर चल पड़ा। लेकिन मैं इसे दूसरा जीवन देकर प्रकृति के नियम को पलट दूंगा। दुनिया मेरा लोहा मान जाएगी। ठीक है। तभी एक विमान जंगलों के ऊपर से होकर गुजरा। वो विमान लगता मौसम खराब के कारण उतरने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मुझे इससे क्या मतलब। चलकर अपना परीक्षण करो। प्रोफेसर पोंगल का विचार ठीक ही था। वह यात्री वाहक विमान खराब मौसम के कारण रायगढ़ एयरपोर्ट पर ही उतरने जा रहा था। टेंशन प्लीज, टेंशन। हमें खेद है, खराब मौसम के कारण विमान को रायगढ़ उतारना पड़ रहा है। कल सुबह विमान राजधानी के लिए रवाना हो सकेगा। कृपया अपनी बेल्ट बांध ले। ओह, सुबह मित्र एक रात रायगढ़ में ही सही। उस विमान में मावली, शेरा और काला प्रेत भी सफर कर रहे थे। काला प्रेत शेरा को सोना के जंगलों से अपना शहर दिखाने के लिए साथ लेकर आया था। मुझे तो यह शहर, वह सफर, सब कुछ अजीब ही लग रहा है। शायद इसलिए कि तुम्हारा वास्ता पहली बार इन सब चीजों से पड़ रहा है। चिंता मत करो, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाओगे। विमान लैंड करने के पश्चात यह स्थान सोनापुर से काफी बड़ा और सुंदर है। राजधानी का हवाई अड्डा इससे भी बड़ा और सुंदर है। दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले। टैक्सी, कहां जाने का इरादा मित्र। हमेशा जंगलों में रहने वाले शेरा को सब कुछ आश्चर्यजनक लग रहा था। आज की रात किसी होटल में गुजारेंगे, फिर सुबह विमान पकड़ लेंगे। होटल बड़ा विचित्र नाम है। चलो आज इसे भी देखें। टैक्सी उन्हें लेकर किसी होटल की ओर दौड़ पड़ी। होटल में पैसे से घर जैसी सुविधा प्राप्त हो जाती है। अच्छा, तब तो बड़ा आनंद रहेगा।
उधर लाल नदी पार के जंगलों में प्रोफेसर पोंगल मर्त मांडुंगा पर अपनी संजीवनी औषधि का परीक्षण करने में जुटा हुआ था। इस इंजेक्शन के इसे 2 घंटे के भीतर भीतर जीवित हो उठना चाहिए, वरना औषधि बेकार ही सिद्ध होगी। और ठीक 2 घंटे पश्चात जब मांडुआ के शरीर में हरकत हुई तो प्रोफेसर पोंगल प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा, मेरा प्रयोग सफल रहा, उसमें प्राण लौट आए। हा हा हा, जीवित उठा, मैंने इसे जिंदा कर दिया। अब मैं दुनिया का सबसे महान व्यक्ति हूँ। मेरा उपवास बढ़ाने वाले सभी कल सुबह मेरे कदमों पर नतमस्तक हो जाएंगे। तभी देखते देखते मांडुआ अपने शरीर से जुड़े यंत्रों को तोड़ फोड़ कर उठ बैठा, लेकिन प्रोफेसर को कोई हैरानी नहीं हुई। तुम अपने पुनर्जीवित उठने पर आश्चर्यचकित हो रहे होगे, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें ईश्वर ने नहीं बल्कि मैंने जिंदा किया, ताकि तुम दुनिया को बता सको कि प्रोफेसर पोंगल वास्तव में कितना महान है। और हाँ, मैं तुम्हारे बारे में तो पूछना भूल ही गया, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? परंतु मांडुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल अपनी लाल लाल आंखों से प्रोफेसर पोंगल को घूरता रहा। तुम बोलते क्यों नहीं, खामोश क्यों? तुम्हें तो दोबारा जन्म मिलने पर खुश होना चाहिए, लेकिन तुम अरे अरे। सहसा प्रोफेसर बोलते बोलते चौंकर खामोश हो गया। मांडुआ के शरीर में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। अचानक वह भयानक अंदाज में हंसने भी लगा। उसका शरीर बड़ी तेजी से लंबाई चौड़ाई में बढ़ रहा था, ठीक किसी गुब्बारे की तरह ही। हा हा हा, वो यह कैसा परिवर्तन हो रहा है इसमें? कहीं मेरी तैयार की गई औषधि में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? फिर देखते देखते, हे ईश्वर, यह क्या हो रहा है? इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ठक, उफ। तभी मांडुआ ने एक भयानक ठास लगाया। हा हा हा। यह देखकर प्रोफेसर बुरी तरह घबरा उठा। यह सब कुछ इसी भयानक सपने की तरह ही लग रहा है। निकल भागू, कहीं इसका दिमाग भी विकृत हो गया तो बेमौत मारा जाऊंगा। फिर अभी प्रोफेसर पोंगल किले से बाहर निकला ही था कि मांडुआ ने अपने विशालकाय शरीर को जोरदार झटका दिया। ब्राम, हा हा। हाय मेरी प्रयोगशाला, हे भगवान, इसने तो मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। किले को तहस नहस करने के पश्चात उसने एक कदम आगे बढ़ाया। बाप रे, 100 फीट का खूनी दाना तो मेरी ओर ही आ रहा है। कितनी भयंकर भूल की मैंने इसे जीवित करके। वास्तव में लोग ठीक ही कहते थे कि मैं पागल हूँ। प्रोफेसर ने जी जान तोड़ भागने की कोशिश की, लेकिन खूनी दानों का दूसरा कदम मौत की तरह उसके सिर पर आ पहुंचा और आई। वह प्रोफेसर को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। हा हा हा। अब उस खूनी दानों के क्रोध का निशाना बन रहे थे ऊंचे मोटे वृक्ष, जिन्हें उखाड़कर वह तिनके के समान हवा में उछालता हुआ आगे बढ़ने की राह बना रहा था। वाह वाह। उसके मुंह से निकलने वाली भयानक आवाज आकाश को थर्राई दे रही थी। वाह वाह। उधर काफी रात बीतने के पश्चात भी पुलिस मांडुआ की तलाश में जंगल में भटक रही थी। तभी उसके कानों में एक भयानक गर्जना सुनाई पड़ी। वाह वाह। ओह, यह भयंकर आवाज किसकी हो सकती है? शायद किसी भयानक जानवर की है। सावधान होकर आगे बढ़ो, किसी भी समय हिंसक जानवरों से सामना हो सकता है। हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं सर। तभी एक सिपाही की निगाह आकाश की ओर उठी और दूसरे क्षण वह भय से चीख उठा। सर, वह देखिए। हे ईश्वर, यह क्या बला है? मांडुआ की भी खूनी दृष्टि उन पर पड़ चुकी थी। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ा। भागे सर, वह राक्षस हमारी ओर ही आ रहा है, भागो। परंतु वे भागकर भी ज्यादा दूर में नहीं जा पाए थे कि ओहो हा हा हा, बचाओ। आई। बचने का कोई उपाय न देख पुलिस के आदमी ने पलटकर फायर करने शुरू कर दिए। तभी खूनी दानों ने उन पर झपट्टा मारा। हाय मरा। आह, लेकिन वो इस पर तो गोलियां कोई असर ही नहीं कर रही। हा हा हा। सर भाग निकले, इससे मुकाबला करना असंभव है। सबको कुचल दिया पैरों से। आई। उन सभी सिपाहियों और इंस्पेक्टर को मसलकर फेंकने के पश्चात दानव फिर आगे बढ़ चला। रात भर वह जंगल में भयानक उत्पात मचाता रहा और भोर होते ही उसे कदम संयोग से लाल नदी की ओर उठ गए। सवेरे सवेरे लाल नदी में मछियारे मछली पकड़ने आते थे और इस समय भी अपनी अपनी नाव में मछलियां पकड़ने में व्यस्त थे। तभी वाह वाह, अरे वह देखो, हे ईश्वर, उफ। भयानक ठास लगाता वो दानव मांडुआ उन्हें देखकर सहसा तेज से आगे बढ़ा। हा हा हा। बाप रे, 100 फुट का दानव वह इधर ही आ रहा है। भागो भागो, नाव जल्दी किनारे ले जाओ। मछुआरों ने अपनी अपनी नाव तेज से किनारे की ओर खेनी आरंभ कर दी।
लेकिन दानव माडूंगा ने 2 ही कदम में नदी के बीच पहुंच गया और अरे बाप रे, उफ, अरे हा हा। उन सभी नावों को किसी खिलौनों के समान उसने अपने दोनों विशाल गए हाथों में उठाकर पूरी शक्ति से आकाश में उछाल दिया। उसके बाद वह नदी पार कर मदमस्त हाथी की तरह शहर की ओर बढ़ने लगा। हा हा हा। 5-6 लंबे टंग बनने के पश्चात वह जैसे मुख्य सड़क पर पहुंचा, धड़ाक, उफ, यह दीवार सड़क पर कहां से आ गई। दानव माडूंगा ने झुंझलाकर उसे उठाया और क्रोध से किसी टीन के डिब्बे की तरह पिचका दिया। जब पीछे से आने वाले अन्य कार चालकों और यात्रियों ने दर से देखा तो उनके देवता पूछ कर गए, अरे बाप रे, बचाओ। तो उसने उस कार को किसी डिब्बे की तरह पिचका दिया। भाग निकलो। पहली कार को दूर फेंकने के पश्चात दानव ने अपना एक पैर आगे बढ़ाया, जबकि पीछे से आने वाली गाड़ियां पुणे शहर की ओर दौड़ चली थी। उनमें से कुछ तो जान बचाकर भागने में सफल हो गए, परंतु बाकी दानव के बड़े हुए पांव के नीचे आ गए। उफ, हाय हा। उसके पांव के नीचे दबी कारों को देखकर ऐसा लगने लगा जैसे उन पर भारी रोलर फेर दिया गया हो। सभी कारें सड़क से चिपक गई थी। पैर के नीचे आने वाली कारों का मलबा बनाकर दानव माडूंगा फिर आगे बढ़ने लगा। दर सवेरे काला प्रेत ने एयरपोर्ट के ऑफिस में फोन किया। हेलो एयरपोर्ट, वह सोनापुर का विमान राजधानी को कब उड़ान भरेगा? सॉरी, आज मौसम खराब होने की वजह से उड़ान कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ओह, क्या वो बंधु, लगता कोई अच्छा समाचार नहीं है। हाँ, मौसम खराब होने के कारण उड़ान कल आज भी रद्द है। कल सुबह 10 बजे ही जाना हो सकेगा। चलो, तब तक तुम्हें शहरी घुमा लाऊं। ठीक है, चलो। वो दोनों होटल से निकलकर बाहर आ गए और निकट के बाजार में घूमने लगे। वाह, कितनी सुंदर दुकानें। कुछ खरीदना चाहो तो? नहीं, भला मैं क्या करूंगा इनका। तभी वहां एकदम से भगदड़ मची। भागो भागो, फिर जल्दी दुकान बंद करो, लगता कोई पलवा हो गया है। अरे भागदौड़ कैसी, जरूर कोई विशेष बात है। जब कारण मालूम न हो उसका तो शेरा ने दौड़ते हुए एक व्यक्ति को पकड़ दिया। अरे भाई, जरा ये तो बताते जाओ, यह भागदौड़ कैसी मची है? अरे छोड़ो मुझे, एक शौक फूटा भयानक दानव तबाही मचाता हुआ इधर ही आ रहा है। फिर अपने आप को शेरा के शिकंजे से छुड़ाकर वह भी भाग खड़ा हुआ। भागो, 100 फुट का दानव, क्या बला हो सकती है। तभी गजब है, इतना लंबा चौड़ा हुआ भयानक इंसान तो कभी नहीं देखा। हे ईश्वर, यह राक्षस शहर में कहां से आ गया। थोड़ा पुण्य दानव माडूंगा आसपास खड़ी ऊंची इमारतों तोड़ता मार्ग में आने वाली कारों वह इंसान को कुचलता हुआ आगे बढ़ा चला आ रहा था। बाप रे, भागो भागो भागो, बचाओ, हे ईश्वर। शेरा और काला प्रेत यह सब कुछ देख चिंतित उठे। यदि इसी तरह तबाही मचाता रहा तो शीघ्र ही पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। हाँ, अब तक यह बहुत सी जाने ले चुका है, इसे रोकना ही होगा। परंतु इसे रोकेंगे कैसे? काम मुश्किल है, लेकिन कोशिश करके देखते हैं। सुनो। फिर काला प्रेत जल्दी जल्दी शेरा को कुछ समझाने लगा। काला प्रेत की योजना समझने के पश्चात शेरा बंदर की सी फुर्ती के साथ निकट की एक इमारत पर चढ़ने लगा और काला प्रेत निकट ही खड़े एक भारी ट्रक की ओर दौड़ पड़ा। शायद यह ट्रक काम दे जाए। फिर जैसे दानव तबाही मचाता हुआ निकट पहुंचा, काला प्रेत ने ट्रक को स्टार्ट कर पूरी गति के साथ उसकी ओर दौड़ा दिया। लेकिन ट्रक के निकट पहुंचने से पहले ही काला प्रेत उसमें से कूद गया। दूसरे क्षण ट्रक पूरी गति से दानव के पैरों से टकराया। उफ, कोई प्रभाव नहीं हुआ। धड़ाक, भयानक दानव ने झुककर ट्रक को उठाया और उसे काला प्रेत की ओर उछाल दिया। लेकिन हे ईश्वर, यह इंसान है, शैतान। काला प्रेत को बसता देख दानव गुर्राता हुआ एक डग में धरती पर पड़े काला प्रेत के सिर पर जा पहुंचा। उठकर भागने का कोई मौका न देख काला प्रेत ने दीवालों निकाल उस पर कई फार झोंक दिए। हा हा हा, धाए धाए धाए। लेकिन गोलियों का दानव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उसने हाथ आगे बढ़ाकर काला प्रेत को मुट्ठी में जकड़ दिया। उफ, अब नहीं बचूंगा। ओह, काला प्रेत उसके चंगुल में फंस गया। काला प्रेत को खतरे में देखी मात पर चढ़े शेरा ने कंठ से भयानक आवाज निकालते हुए दानव पर छलांग लगा दी। ओ, दूसरे क्षण में दानव के कंधे पर था। फड़ाक, यह फौलाद शरीखा शेरा, खंजर का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हा हा हा।
तभी दानव ने अपने कंधे को एक जोरदार झटका दिया और शेरा हवा में कलाबाजी खाने लगा। शेरा, मेरे दोस्त! उफ! किसी भयानक आशंका से घबरा कर काला प्रेत चीख उठा। बड़ी तेज से हवा में कलाबाजी खाकर शेरा ने अपने शरीर को संतुलित किया और मार्ग में पड़ने वाले बिजली के खंभे से लटक गया। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। ओह, बाल बाल बचा। यदि उसके स्थान पर कोई और होता तो निस्संदेह पृथ्वी से टकराकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए होते, लेकिन वह जंगल का बेदाग बादशाह महाबली शेरा था। फिर क्रोध में भरकर काला प्रेत ने कई शक्तिशाली घुसे दानों के सीने पर दे मारे, परंतु जब छुरे, गोलियां और ट्रक की चोट से दानों का कुछ नहीं बिगड़ा था, तो भला उस पर मामूली घुसों का क्या प्रभाव पड़ता। इधर शेरा तक खंबे से नीचे उतर चुका था। कैसे निपटा जाएगा इस दानों से? पता नहीं पुलिस अभी तक क्यों नहीं पहुंची, लेकिन पुलिस भी इसका क्या बिगाड़ पाएगी। तभी दानव ने काला प्रेत को पूरी शक्ति से एक तरफ उछाल दिया और शेरा के गले से बेमिसाल चीख निकल गई। अरे! परंतु काला प्रेत शेरा से कम चुस्त और चालाक नहीं था। नीचे गिरते गिरते उसने सहसा अपने शरीर को एक तेज झटका दिया और अगले समय सामने खड़ी इमारत की छत की मुंडेर पर लटका दिखाई दे रहा था। ओह, शुक्र है मुंडेर हाथ में आ गई, वरना बचना मुश्किल ही था। वो मारा, काला प्रेत बच गया। तो पुलिस की बहुत सी गाड़ियां वहां पहुंची और उनमें से धड़ाधड़ बंदूकधारी सिपाही बाहर निकलने लगे। जल्दी करो, चारों ओर से घेर कर उस पर फायरिंग करो। सिपाही ने तुरंत तोड़ फोड़ मचाती दानों के चारों ओर फैलकर उस पर बेतहाशा फायरिंग करनी आरंभ कर दी। धाए धाए धाए। उधर इमारत से सकुशल उतरकर काला प्रेत शेरा के निकट पहुंच गया। इस समय वह काला प्रेत की विशेष पोशाक में था। तुम ठीक तो हो ना मित्र? हाँ, फिलहाल तुम मेरी नहीं बल्कि उन सिपाहियों की चिंता करो। मुझे लगता है ये लोग इस समय खतरे में है। धाए धाए। काला प्रेत का विचार ठीक ही था। गोलियों से दानों का था कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ, जब क्रोधित होकर दानव उन पर झपटा तो उनमें भगदड़ मच गई। बहुत से सिपाहियों को पैरों से कुचलकर और बहुतों को हाथों से उठाकर दानव और ठास लगाता हुआ आगे बढ़ा। मेरा विचार ठीक ही निकला। वह आसानी से काबू में आने वाला नहीं। हमें भी यहाँ से दूर हो जाना चाहिए, वरना ऐसी व्यवस्था तो मैंने कभी महसूस नहीं की। तभी शेरा और काला प्रेत को सामने से एक सैनिक दस्ता टैंक और तोपों के साथ आता दिखाई दिया। वह देखो मित्र, टैंक और तोपों सहित सैनिकों का दस्ता। मुझे विश्वास है अब दानों की खैर नहीं। शायद परिणाम अभी सामने आ जाएगा। सैनिकों ने सामने से आते दानों का मार्ग रोककर उस पर गोलों और बमों की वर्षा कर दी। राम धोए। बम और गोलों का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। दानों पर बम और गोलों का कोई प्रभाव न पड़ता देख और उसे लगातार आगे बढ़ता देख सैनिकों ने भी भयभीत होकर भागना चाहा। धाए। परंतु दानों ने टैंक और तोपों समेत उन सभी को रौंद डाला। दानों को तबाही मचाते हुए आगे बढ़ते देख काला प्रेत शेरा से शीघ्रता से बोला, यार रुकना बेकार है मित्र, चलो निकल चलते हैं। लेकिन कहाँ, हमारा होटल तो पीछे छूट गया है। आई, चिंता मत करो, चले चलो मेरे साथ। और काला प्रेत शेरा का हाथ पकड़कर एक तरफ दौड़ दिया। इधर जब अब तक मिली असफलता दानों के लगातार तबाही मचाते हुए आगे बढ़ने की सूचना पाकर सेना के जनरल ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अभी तक उस खूनी दानों को किसी भी प्रकार खत्म नहीं किया जा सका है। यदि वैसे ही तबाही मचाता रहा तो शीघ्र ही शहर खंडरों में बदल जाएगा। शर्कों ने इस मामले में एयरफोर्स की मदद ली जाए। रोकटोक के हमले से वह बच नहीं पाएगा, लेकिन इसमें शहर को भी क्षति पहुंचने की बहुत संभावना है। मजबूरी सर, वह यह नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा, वरना जो तबाही वह दानव मचा रहा है उसे न तो शहरी बचेगा और न इंसान। ठीक है, मैं इस संबंध में गृह मंत्रालय से बात करता हूँ। तब तक आप लोग दानव के मार्ग में आने वाले क्षेत्रों को खाली कराएं। ओके सर। फिर पुलिस ने खूनी दानों के मार्ग में पड़ने वाला क्षेत्र खाली करवा दिया और अगले पल उस क्षेत्र के ऊपर कई लड़ाकू विमान चक्कर काटते दिखाई देने लगे। और जब तबाही मचाता हुआ दानव उस क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ, अटैक! और इमारतों आदि को होने वाले नुकसान की परवाह न कर लड़ाकू विमानों ने उस पर रोकटोक से हमला कर दिया। धड़ाम शू धड़ाक धड़ाक। बमों और रोकटोक की मार से दानव क्रोधित हो भयानक स्वर में दाड़ उठा। उसकी दाड़ से आसपास की इमारतें ढह कर गिरने लगी। धड़ाम धड़ाम। विमान उस पर आक्रमण करते रहे। कुछ ही देर तक तो वह खामोश खड़ा,
रोक टोक की मार सहता रहा, लेकिन फिर जैसे एक विमान ने गोता मारकर उस पर आक्रमण करना चाहा, उसने उछलकर उसे पकड़ लिया। वो उसने हमारे विमान को पकड़ लिया है और अगले पल उसे उसने पतंग के समान तोड़ मरोड़ कर एक तरफ फेंक दिया। जल्दी नए विमानों को सावधान करो, कोई इसके निकट न जाए बल्कि दूर रहकर ही आक्रमण करे। यस सर। वो जब काफी देर तक शक्तिशाली रॉकेटों से आक्रमण करने के पश्चात भी दानों को समाप्त करने में विमान चालकों को सफलता नहीं मिली तो विमान वापस लौट पड़े। तुम्हें सफलता नहीं मिली, उच्च अधिकारियों को सूचित करो। यस सर। सांझ ढलने ही वाली थी। उधर काला प्रेत शेरा के साथ पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा, जहां पुलिस कमिश्नर सिन्हा पुलिस अधिकारियों के साथ दानों से संबंधित ताजा स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। कौन हो तुम लोग और बिना इजाजत के भीतर कैसे आए? मुझे काला प्रेत कहते हैं और ये है मेरे मित्र शेरा। काला प्रेत का नाम सुनते ही पुलिस कमिश्नर सिन्हा सहित सभी पुलिस अधिकारियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। काला प्रेत, आपसे मिलकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। कहिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मुझे अफसोस है कि आप ऐसे समय पर आए जबकि हम आपका आदर सत्कार करने में असमर्थ है। दरअसल हम एक गंभीर एवं जटिल मसले से निपटने में उलझे हुए हैं। यदि मैं गलत नहीं समझ रहा तो शायद आपका एक गंभीर एवं जटिल मसला खूनी दानव ही है। बिल्कुल ठीक समझे, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? हम दोनों उसी दानव से टकरा कर आ रहे हैं और उसी के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, कहिए, क्या बात करना चाहते हैं आप? और उसके संबंध में, उसे समाप्त करने में अब तक की असफलता से हम सभी बुरी तरह परेशान हैं। आप सबको परेशान होना उचित है कमिश्नर साहब। अब तक की तमाम घटनाओं को देखने और उस दानों से समवेत टकराने के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे, उसे गोलियों, बमों अथवा रॉकेट आदि से समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे समाप्त करने के लिए कोई अन्य उपाय ही करना होगा। यदि आप हमारी थोड़ी मदद करें तो हम उसे समाप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा विभाग आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। कहिए, आप हमसे कैसी मदद चाहते हैं? परंतु से पहले काला प्रेत अपना प्रयोजन उन्हें बता पाता, खिड़की पर एक विशालकाय हाथ उभरा। सर, वह देखे, कमबख्त यहाँ भी आ पहुंचा। वो खूनी दानव का ही हाथ लग रहा है। वह खूनी दानव का ही हाथ है। कमिश्नर साहब, जल्दी से सबको यहाँ से निकल भागने का आदेश दीजिए, वरना वह इस इमारत को भी तबाह कर सकता है। लेकिन उनके भागने से पूर्व वह विशालकाय हाथ खिड़की को तोड़ता हुआ उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। भागो और जल्द से जल्द इस इमारत से निकलकर दूर हो जाओ। सभी जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन जैसे वे इमारत से बाहर निकले, खूनी दानव ने उन्हें हाथ से बचकर निकलते देख क्रोध से उस इमारत को दोनों सिरों से पकड़कर किसी कागज के समान दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया। हे भगवान, इस राक्षस के लिए तो मजबूत से मजबूत इमारत भी कागज और रुई के समान है। रुके मत कमिश्नर साहब, वरना इससे अगला कदम ठीक हमारे सिर पर होगा। काला प्रेत का अंदेशा ठीक ही निकला। दानव ने इमारत को अपने मार्ग से हटाते हुए अपना विशाल पाव उनकी ओर बढ़ा दिया था। हेडेक कमिश्नर सिन्हा तुरंत एक जीप की ओर बढ़ दौड़ते हुए चीख उठे, ऑफिसर्स, आप लोग उन गाड़ियों में सवार होकर तुरंत यहाँ से दूर हो जाइए और काला प्रेताप और शेरा मेरे साथ आइए। सभी ने भी बिन गाड़ियों पर सवार होने में गजब की फुर्ती दिखाई और इससे पहले कि दानों का पैर उन पर पड़कर उन्हें पीछ डालता, सभी गाड़ियां स्टार्ट होकर बंदूक से छुटी गोलियों के समान सामने खुली सड़क पर दौड़ पड़ी। अपनी से असफलता पर खूनी दानव बुरी तरह झुंझला उठा। ओह, बाल बाल बचे। उस स्थान से काफी दूर निकलने के पश्चात काला प्रेत, यदि वह दानव इसी प्रकार तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ता रहा तो मुझे डर है कि शीघ्र ही आसपास के तमाम शहर खंडरों में बदल जाएंगे। हाँ, बल्कि मुझे तो यह डर है कि यदि वह 2-3 घंटे और सकुशल रहा तो निश्चित रूप से वह काम वह इतने समय में कर देगा। परंतु उसे रोकने अथवा समाप्त करने का भी तो हमारे पास कोई साधन नहीं है। मेरे दिमाग में एक उपाय शेरा, और उसी उपाय को सोचकर मैं इनके पास आया था। लेकिन कमिश्नर सिन्हा बीच में बोल उठे, क्या उपाय है वह? जल्दी मुझे बताओ। यदि वह दानव समाप्त नहीं हुआ तो हजारों मासूम लोगों की मौत और करोड़ों अरबों रुपए की क्षति को मैं नहीं देख पाऊंगा। या तो पागल हो जाऊंगा या फिर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाऊंगा। धैर्य रखे कमिश्नर साहब, और फिलहाल आप समय नष्ट न करके जीप को तुरंत निकटवर्ती सैनिक हवाई अड्डे पर ले चलिए। सैनिक हवाई अड्डे वहां क्यों? खूनी दानों से निपटने के लिए हमें एक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ेगी
और यह इंतजाम सेना के उच्च अधिकारी से बात करके आप ही करवा सकते हैं। उस हेलीकॉप्टर में हमें मजबूत जंजीरों से जुड़ा एक शिकंजा भी चाहिए। ओ लेकिन हेलीकॉप्टर और शिकंजे से तुम करना क्या चाहते हो, वह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इन वस्तुओं का प्रबंध करवाने के पश्चात आपको क्या करना है वह जरा ध्यान से सुन लीजिए। फिर काला प्रेत धीरे धीरे कमिश्नर सिन्हा को कुछ समझाने लगा। सब कुछ सुनने के पश्चात कमिश्नर सिन्हा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। तुम्हारी योजना वास्तव में बहुत जोरदार है काला प्रेत, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस योजना से हम दानों को समाप्त करने में अवश्य सफल होंगे। तब आप जीप की गति बढ़ाइए ताकि सैनिक हवाई अड्डे पर जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। तभी पीछे से भयानक गर्जना हुई और जैसे उन तीनों ने पलट कर देखा, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वाह वाह वाह, हे भगवान, वह तो लंबे लंबे डग भरता हुआ हमारी ओर ही चला रहा है। वो देर नहीं कीजिए, जल्दी स्पीड बढ़ाइए, वरना उसे हम तक पहुंचने में केवल 3 मिनट ही लगेंगे। कमिश्नर सिन्हा ने तुरंत जीप फुल स्पीड पर दौड़ा दी और सिगरेट दानों को काफी पीछे छोड़ दिया, लेकिन उन्हें दूर सामने से काफिला आता दिखाई दिया। वह देखो, कोई काफिला मालूम पड़ता है। वो कौन हो सकते हैं वे लोग, इसी ओर आ रहे हैं। वे जो कोई भी हो, उन्हें खतरे से सावधान करना होगा। उस काफिले के निकट पहुंचने पर रुको रुको कमिश्नर साहब, ज्यादा समय नष्ट मत कीजिएगा। ठीक है काला प्रेत। कमिश्नर सिन्हा तुरंत जीप से उतरकर उन्हें सावधान करने के लिए उनकी ओर बढ़ गए। कौन है लोग और इन्होंने जानवरों को पिंजरे में क्यों बंद कर रखा है? ये सर्कस वाले हैं और इन जानवरों से लोगों को तमाशा दिखाते हैं। ओह, और फिर अचानक न जाने शेरा को क्या सूझी कि वह कंठ से डरावनी आवाज निकालता हुआ जीप से कूदकर काफिले के आगे की पंक्ति में आ रहे हाथियों की ओर दौड़ पड़ा। ओ शेरा शेरा, या तुम क्या कर रहे हो मित्र? तुम्हारी डरावनी आवाज से जानवर बिदक सकते हैं। ची ची गुर्र गुर्र। लेकिन तब तक जानवर अपने बेताज बादशाह की आवाज पहचान चुके थे और उनके मुंह से भी भयानक आवाजें निकलने लगी थी। वास्तव में शेरा की उस भयानक एवं डरावनी आवाज ने न केवल सर्कस के लोगों व कमिश्नर सिन्हा को थर्रा दिया, बल्कि पिंजरों में बंद शेर चीतों चिंपांजियों पर भी बड़ा विचित्र प्रभाव डाला। सभी जानवर उस डरावनी आवाज को सुनकर बुरी तरह उछलने कूदने लगे थे। ओ यह कैसा इंसान है, कितनी डरावनी आवाज निकाल रहा है। ओह, यह शेरा को अचानक क्या हो गया? मैनेजर साहब, इसे रोकिए, हमारे जानवर पिंजरे से आजाद होने के लिए छटपटा रहे हैं। खो खो गुर्र। कमिश्नर सिन्हा हड़बड़ाकर काला प्रेत को संबोधित कर चीख उठे। ची 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 चिंगाड़। काला प्रेत, अपने मित्र को रोको, वरना जानवरों को काबू में करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब तक काला प्रेत की समझ में शेरा की हरकत का मतलब आ चुका था। जरूर शेरा इन जानवरों से खूनी दानों पर आक्रमण करवाना चाहता है और शायद जानवर की भाषा में यह उनको यही आदेश दे रहा है। अगले पल काला प्रेत का विचार सही प्रमाणित हो गया। सभी हाथी चिंगाड़ते हुए पूरी शक्ति से उसी दिशा में दौड़ पड़े जिधर से उनकी जीप आई थी। ची ची ओ, हे भगवान, यह इस आदि मानव ने उन पर क्या जादू कर दिया? हमारे हाथी कहाँ भागे जा रहे हैं? ओ तभी, अरे बाप रे, वह देखो, हे भगवान, 100 फुट का राक्षस यह यहाँ कहां से आ गया? भाग चलो, यह वही खूनी दानव है। तुरंत सर्कस के तमाम लोग पीछे की ओर भाग लिए, जबकि खूनी दानव को उसी दिशा में बढ़ चले जाते। एक शेरा शेर के पिंजरे के ऊपर आ चढ़ा और ओ ये भगवान, वह तो शेरों को भी पिंजरे से आजाद कर रहा है। काला प्रेत, उसे रोको, वरना दानव की जगह ये हमें चीर फाड़ खाएंगे। ओह, शेरा के रहते शेर चीते में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह जो कर रहा है उसे करने दीजिए, आप जीप पर चलिए। शेरा ने एक एक करके सभी जानवरों को आजाद कर दिया। सभी जानवर शायद जंगल के बेताज बादशाह का आदेश सुन चुके थे, अतः पिंजरे से आजाद होते ही वे खूनी दानव की ओर दौड़ पड़े। गुर्र गुर्र दौड़ गुर्र। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हारा मित्र कोई इंसान है या स्वयं भी कोई हिंसक जानवर? गुर्र। जंगल में रहने के कारण वह पशुओं की भाषा और उनके रहन सहन से अच्छी तरह परिचित है। आप जानवरों को इसका मित्र भी समझ सकते हैं। सब जानवरों को आजाद करने के पश्चात शेरा भी जीप में आ बैठा और कमिश्नर सिन्हा ने परिणाम देखने में समय नष्ट किए बिना जीप को पुनः आगे दौड़ा दिया।
सीधे सैनिक हवाई अड्डे ही चलिए। कमिश्नर साहब, मुझे विश्वास नहीं कि जानवरों का मार्ग रोक पाएंगे। ठीक है, तो दोस्त, मैंने भी केवल यही सोचकर जानवरों को आजाद कराया है कि वे कुछ समय तक उसे आगे बढ़ने से रोके और हमें अपनी योजना पर अमल करने के लिए कुछ समय मिल जाए। इधर सभी जानवर आगे बढ़कर खूनी दानों से जा चिपटे और उसे नोच से खसोटने लगे। एक बारगी तो दानव उनके इस आक्रमण से बिलबिलाकर भयानक ढंग से चित्कार कर उठा, वाह वाह गुर ठक। ये तो बहुत ही जबरदस्त सीन बना रखा है। परंतु दूसरे क्षण उसने उन्हें कीड़े मकोड़ों के समान पकड़कर अपने शरीर से दूर करना और खाना आरंभ कर दिया। पेट भरते हुए फिर उठकर भयानक गर्जना करते हुआ आगे बढ़ चला। इधर कमिश्नर सिन्हा, कालाप्रेत और शेरा को लेकर सीधे सैनिक हवाई अड्डे के कार्यालय में पहुंचे। तो सेना के उच्च अधिकारी को सारी बात बताने के पश्चात उनसे एक हेलीकॉप्टर व कुछ विशेष वस्तुओं की मांग की। आपको कुछ क्षण इंतजार करना होगा मिस्टर सिन्हा, मैं भी सब व्यवस्था करवा देता हूँ। हम तो स्वयं उस दानव से छुटकारा पाने का उपाय सोच रहे थे। धन्यवाद ऑफिसर, हो सकता है इस बार हमें कुछ सफलता मिल जाए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। कुछ ही देर बाद यह हमारी फोर्स का सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर। आपको इसके भीतर आपकी इच्छित सभी वस्तुएं मिल जाएंगी। यदि चाहे तो पायलट भी आपको दिया जा सकता है। धन्यवाद, पायलट की हमें कोई जरूरत नहीं, हम स्वयं ही है मिशन ऑपरेट करेंगे। आपको मालूम है ना कमिश्नर साहब कि आपको क्या करना है। हाँ, निश्चिंत रहो, मैं भी टैंकों का इंतजाम करवाकर उसे घेरने का अभियान शुरू करता हूँ। गुड, आओ शेरा। फिर कालाप्रेत शेरा के साथ हेलीकॉप्टर में जा बैठा और हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर आकाश में उड़ाता ले गया। ईश्वर इन्हें सफलता दे। पुलिस ऑफिसर, आप अब जल्द से जल्द आगे की तैयारी करें, कहीं ऐसा ना हो कि वह खूनी दानव दूसरे शहर में जा पहुंचे और हमारी सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाए। वैसे भी वह अब तक 3 शहरों को तबाह कर चुका है। ओह, आइए मेरे साथ। कुछ देर बाद, ओह वैरा दानव, वह अपना क्रोध सर्कस की बजाय गाड़ियों पर उतारा है। मैं हेलीकॉप्टर को नीचे करता हूँ, तुम उस पर दस्ती बमों का प्रयोग करना। उसका ध्यान अवश्य ही हमारे हेलीकॉप्टर की ओर आकर्षित होगा। तब हम उसे अपने पीछे लगाकर धड़ाक धड़ाक सामने के विशाल मैदान की ओर ले चलेंगे। उसे निपटने के लिए वही मैदान उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है। अगले पल कालाप्रेत ने जैसे हेलीकॉप्टर को नीचे किया, शेरा ने पास में मौजूद थैले में से दस्ती बम निकाल कर दानव पर फेंकने आरंभ कर दिए। धड़ाम। कालाप्रेत का विचार ठीक ही निकला। बमों के धमाकों से झुंझलाकर दानव तुरंत हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए झपटा। वो हेलीकॉप्टर ऊपर उठा कालाप्रेत, वरना खैर नहीं। कालाप्रेत ने बिना एक भी क्षण गंवाए हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाकर उसका रुख मैदान की ओर कर दिया। क्रोध से दानव भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ा। तुम्हारा विचार ठीक निकला कालाप्रेत, वह पीछे आ रहा है। गुड, लेकिन जब तक कमिश्नर सिन्हा का काफिला न आ जाए, हमें उसे उस मैदान में अटकाए रखना होगा। सिगरी, अब ठीक है, लेकिन तुम बम वर्षा जारी रखो ताकि वह हेलीकॉप्टर को पकड़ने के चक्कर में ही लगा रहे। वह तो ठीक है कालाप्रेत, परंतु यदि कमिश्नर सिन्हा जल्दी न पहुंचे तो इसे इस प्रकार अटकाए रखना हमारे लिए भी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। परंतु उन्हें कमिश्नर सिन्हा के काफिला का ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। वह देखो दोस्त, कमिश्नर साहब पूरी तैयारियों के साथ आ पहुंचे हैं। गुड, अब देखना कि उनकी कार्रवाई क्या रंग दिखाती है। कालाप्रेत उसे ऊंचाई वे स्पीड बढ़ाकर तुरंत दानों के चारों ओर घेरा डालिए। मेजर राणा, ध्यान रखिएगा, उसके हाथ पैरों में जंजीरें फंसाकर विपरीत दिशा में खींचना है। यही एकमात्र उपाय है जिससे हम उसे चीर फाड़ सकते हैं। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर सिन्हा, आप निश्चिंत रहे। सिगरी मेजर राणा के नेतृत्व में टैंकों ने दानों के चारों ओर घेरा डाल दिया। दानव अभी हेलीकॉप्टर को पकड़ने की चेष्टा में लगा हुआ था। उसे टैंकों के आने और अपने इर्द गिर्द घेरा डालने का शायद पता नहीं चला था। जंजीरें फेंको जल्दी। अगले पल मोटी मोटी जंजीरों से दानों को कस दिया गया। उन्होंने दानों को जंजीरों से कस दिया। हाँ, ईश्वर उनकी मदद करे। पहली बार दानव ने अपने इर्द गिर्द खड़े टैंकों को खूनी दृष्टि से देखा।
शहबाज टैंकों को पूरी गति से पीछे हटाओ। टैंकों ने जब दानों को चारों तरफ से खींचना आरंभ किया तो दानों ने पूरी तरह चिंगारते हुए अपने सिर से लिपटी मोटी मोटी 2 जंजीरों को हाथों से थाम दिया। वाह वाह, अरे हमारे पावरफुल टैंक गतिहीन हो गए। तो वह तो हमारे टैंकों को अपनी ओर खींच रहा है। सभी स्पीड बढ़ाकर अपने टैंकों को पीछे हटाओ। अगले पल उसने पूरी शक्ति से जंजीरों को एक जबरदस्त झटका दिया और ओ माय गॉड, यह देख काला प्रेत और शेरा पूरी तरह बौखला उठे। गजब, उसने तो उन भारी टैंकों को बच्चों के खिलौनों के समान हवा में उछाल दिया। हे ईश्वर, लगता है उससे पार नहीं पाया जाएगा। टैंकों को दूर उछालने तथा अपने सिर से लिपटी जंजीरों को तोड़कर फेंकने के बाद दानव क्रोध में कमीशन सिन्हा की जीप की ओर लपका। खतरे को बाप उन्होंने जीप को पूरी गति से विपरीत दिशा में दौड़ा दिया। उफ, कम वक्त अब मेरी फिराक में है। दोस्त वह कमिश्नर साहब के पीछे लग गया। जल्दी कोई उपाय करो वरना उसका बचना भी असंभव है। केवल एक ही उपाय है, इस पर जंजीरों से जुड़ा शिकंजा फेंका जाए। वह तो सिर पर ही आ पहुंचा, लगता है मेरी मौत भी निश्चित है। ओह, क्या कोई दूसरा उपाय नहीं किया जा सकता? यदि हेलीकॉप्टर उसका बोझ न उठा सका या फिर उसने शिकंजे समेत हमें नीचे खींच लिया तो उनकी जान बचाने के लिए तो फिलहाल यह रिस्क लेना ही होगा। वैसे तुम हवाई छतरी कस लो और कूदने के लिए तैयार हो। दूसरे क्षण काला प्रेत के ने सामने लगे लीवर को खींचा और फटाक तो तुरंत हेलीकॉप्टर के तल से लोहे की एक विचित्र सी वस्तु निकली। वास्तव में लोहे का भारी शिकंजा था जो खुलते ही पंजे के रूप में बदल गया और इससे पहले कि दानव संभल पाता शिकंजा उसके शरीर पर कस गया। वो मारा। तो दोस्तों, ये ज्यादा बड़ी कॉमिक्स है तो मैं इसे 2 पार्ट बना रहा हूँ। यहाँ तक की कॉमिक्स का मैं नाम रखूंगा महाबली शेरा और काला प्रेत पार्ट 1। तो कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं इसे सेकंड पार्ट में महाबली शेरा और खूनी दानव पार्ट 2 में। तो मिलते हैं।